बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बिलाखिर वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसका रोला चोला 6 अक्टूबर से पड़ा हुआ था, यानी DGISI। और वही साहब जो हैं वो नए DGISI होंगे, जिसका DGISPR ने ऐलान किया था। यानी कोर कमांडर जो कराची हैं नदीम अंजुम साहब, वो नए DGISI होंगे। लेकिन वो 20 नवंबर को अपने ओहदा का चार्ज संभालेंगे और उस वक्त तक यानी 19 नवंबर तक DG जो मौजूदा हैं फैज़ अमीर साहब, यही ISI के चीफ के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। और ये नोटिफिकेशन जो अगरचे ये बात उनकी मानी गई है जो उन्होंने बंदा नामजद किया था रावलपिंडी वालों ने, लेकिन खान साहब ने भी जो है बहुत कुछ गेन किया है। और फिर कुछ पॉलिसियाँ, कुछ पछतावे, और फिर कुछ सितारों का हाल, कोई बातें की जा रही है कि जनाब सितारों का चक्कर है, कोई ये चक्कर है, फाल है कोई। और जो नोटिफिकेशन है वो भी काफ़ी हद तक मानी खेज है। ये जीत किसकी हुई है? क्या वाकईतन सितारों का कोई चक्कर हो सकता है? ये जो सितारों की बातें की जा रही है तो वो ज़ाहिर है कि फौरी तौर पर अमल दरामद के बजाय 20 नवंबर या 19 नवंबर की तारीख मुकर्रर क्यों की गई है कि 19 नवंबर तक वो काम करेंगे फैज़ अमीर साहब और 20 को आ जाएंगे नदीम अंजुम साहब। तो इतने दिन बीच में हैं, तो इन 20-25 दिनों में क्या ऐसा ज़रूरी रियासती काम रुका हुआ था जो फैज़ अमीर साहब ने करना था, उसको अब जोड़ दें, अफ़गानिस्तान से जोड़ दें, चाइना से जोड़ दें, फिर अमेरिका से जोड़ दें, कुछ भी कर लें, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी बात नज़र आ नहीं रही कि बज़ाहिर हो सकता है कि अंदर खाते बात हो। वो बज़ाहिर कोई बात ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जनाब फैज़ अमीर साहब के बगैर ये काम हो नहीं सकता और 20-25 दिन ज़रूरी है कि फैज़ अमीर साहब ही रहें यहाँ पे। और फिर 19 तारीख को उन्होंने अपने ओहदा का नवंबर को चार्ज छोड़ना है। और खबरें ये है कि 19 नवंबर को जनाब चाँद ग्रहण जो है वो लग रहा है। और चाँद ग्रहण जो है वो पाकिस्तान में तो खैर नहीं देखा जाएगा, लेकिन यह है कि उसके असरात, वो कहते हैं कि जनाब ग्रहण जो होता है उसके असरात तो बड़ी दूर तक जनाब होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। और ज़ाहिर है इसमें भी वो ग्रहण के दौरान जिस वक्त चाँद ग्रहण लगा हुआ होगा 19 तारीख को, उस वक्त फैज़ अमीर साहब ही होंगे। और जब ग्रहण के असरात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मैं अमरे वाक़या बयान कर रहा हूँ, अमरे वाक़या की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो उनके साथ बाद जनाब 20 को वो जो आ जाएंगे नदीम अंजुम साहब, और ये अपनी कोर जो है जहाँ इनकी ट्रांसफ़र हुई थी पेशावर, जहाँ भी है वो संभालेंगे। यार इस बर सगीर में जो जब मुसलमानों का, जब मुग़लों का जब दौर आया है तो एक बादशाह ऐसे भी थे जो हर काम करने से पहले फाल निकाला करते थे। उनका नाम था हुमायूं। और हुमायूं साहब जनाब फाल निकालते थे और उनके जो वो बुलाते थे उनको पंडित भी, और मुसलमान जो थे सितारा शनास और फाल निकालने वाले, वो बैठ के हिसाब किताब करके बताते थे जनाब फ़लाँ दिन हमला मुनासिब रहेगा, फ़लाँ दिन मुनासिब नहीं रहेगा। वहाँ जासूस होते थे शेर शाह सूरी के, ज़ाहिर उनके साथ ही था उनका, और वो जहाँ तय करते थे जनाब फ़लाँ तारीख को वो जाएंगे हम, दोपहर के बाद इतने बजे जब सूरज वहाँ पे होगा तब हम अगर वहाँ कदम रखेंगे। वो शेर शाह सूरी समझ जाते इस मामले को कि जनाब ये तो वहमी सा बंदा है, तो वह हम परस्त है। तो वो उससे अगर दोपहर का वक्त होता है, दोपहर को तो वो सुबह पहुँच जाता था वहाँ। और फिर ज़ाहिर है कि 16 साल हुमायूं साहब जो हैं वो उन्हें जलावतनी भुगतनी पड़ी थी। फिर वो वापस आए, इक़्तिदार मिला, कैसे मिला, जो भी एक लंबी, वो तो तारीख़ का हिस्सा है ना। और एक तारीख़दार ने, एक लिखने वाले ने लिखा है कि तमाम ज़िंदगी उन्होंने ठोकरें खाई और ठोकर से ही मरा। उन्होंने एक रसदगाह बनाई हुई थी, वहाँ सितारों की चालें और चाँद की साथ, ये वो क्या कहते हैं, वो देखते थे। तो वो एक दिन वो गए तो सीढ़ियों से गिर गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। बहरहाल ये फाल शाल जो भी है, जो कहा जा रहा है, एक आम तासर है कि भाई 20 दिन क्यों, ये
हर बंदे ने आज यही सवाल किया है कि 20 दिन क्यों। बाकी इसके सियासी और दूसरे पहलू तो छोड़ देना, लेकिन वो जादू टूना और हिसाब किताब, जमा तफरीकें, वो सारा इस हद तक लोगों के जहन में रच बस गया है कि वो यही कह रहे हैं कि ना वही वजह हो सकती है कि ये हो गया है। लेकिन यार जो भी है ना, ये जो GHQ वाले हैं, एक तो पहले तो आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से वन मुलाकात हुई, फिर उसके बाद DGMI भी आए, फैज़ हमीद साहब भी आए, फिर वो तहरीक लब्बैक वाली तो अलग एक मीटिंग थी ना, उसमें तो IB वगैरह के सरबराह भी थे। ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इस DGISI के तकर्रर के हवाले से थी। और फिर वज़ीर आज़म हाउस से एक बाकायदा एलामिया जारी किया गया, प्रेस रिलीज जारी की गई तर्जुमान की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस की, कि जनाब वही बात, वो नोटिफिकेशन का जिक्र है उसमें। और फिर कहा कि जनाब जो लिस्ट आई थी, पैनल आया था, वज़ीर आज़म साहब ने उनके इंटरव्यू किए। इतला ये है कि सिर्फ नदीम अंजम साहब की दू बदू मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से। वो पहले आर्मी चीफ से इजाज़त लेके वहाँ गए थे मिलने, फिर वापस आके फिर आर्मी चीफ को उन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि जनाब क्या क्या बातें हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरे जो 2 साहबान थे, जिनमें कहा जाता है कि जनरल सरफराज और जनरल साकब महमूद मलक के नाम थे उस पैनल में, जो 3 रुकनी थे, जिसका जिक्र है नोटिफिकेशन में भी और प्रेस रिलीज में भी, इंटरव्यू वाला। वो कहते हैं कि वो उनकी दो मुलाकात नहीं हुई मेरी इतला के मुताबिक, और वो अब कह देंगे कि जनाब वो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात हो गई थी या वीडियो लिंक के ज़रिए इंटरव्यू कर लिया था वज़ीर आज़म ने। तो अगर इंटरव्यू करके गए थे, वो पहले ही करके गए थे, तो फिर सऊदी अरब जाने से पहले क्यों नहीं हुआ, लेट क्यों होता रहा? क्या वाक़तन 17 स्तरों का ही कोई चक्कर है, या सिविल सुपरमेसी की बात है कि उन्होंने, एक बात तो है, वो GHQ वाले जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं गए इस ये नोटिफिकेशन करवा के। अगरचे उनकी बात मान ली है उन्होंने, जो बंदा उन्होंने नामजद किया था वही उसका तकर्रर जो वज़ीर आज़म साहब ने कर दिया। और लेकिन साथ ही ये पैगाम भी दे दिया कि आइंदा जनाब मेरे तो पूछ के करना, सारा कुछ हम ही नहीं करना, पहले वज़ीर आज़म साहब से पूछें। अच्छा, वो जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें भी उन्होंने उस समरी का जिक्र किया हुआ है। आमतौर पे कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ये स्पेशल उन्होंने जैसे बताया जा रहा हो कि जनाब ये मेरा इख्तियार है और मैंने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया। वो लिखा कि जनाब पैनल आया था, और फिर उसके जो पैरा नंबर 6 का जिक्र है, या ऑफिसर्स पैरा नंबर 6 में जिनका जिक्र है, तो वो समरी मैंने उसके मुताबिक फिर मैंने एक बंदे का वो नोटिफिकेशन कर दिया है। तो इस नोटिफिकेशन से 20 नवंबर तक और 19 नवंबर और 20 नवंबर की जो बात हो रही है, उससे तो 2-3 और जो तबादले हैं वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मुअत्तल हो गए। एक तो NDU का जो था, जो सदर हैं मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने कोर संभालनी थी जाकर कराची की, और इन्होंने जनरल फैज़ हमीद ने पेशावर की कोर संभालनी थी, और फिर NDU का नया प्रेसिडेंट आना था। ये सारे तबादले शबादले तो रुक गए हैं। फिर इसका मतलब है कि वो जो नोटिफिकेशन पहले नोटिफिकेशन हुए थे, उनमें जो ऐसे नोटिफिकेशंस होते हैं उनमें बाकायदा वो कहते हैं कि बहुत वजाहत के साथ ये लिखा गया होता है कि कब आपने ये चार्ज संभालना है। उसमें आम अगर ना लिखा हो तो आमतौर पर कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत 7 दिन होते हैं। अगर लिखा हो तो ये भी लिखा होता है कि बिफोर नून या आफ्टर नून, किस वक्त जाके चार्ज संभालेंगे जाने वाले, और उसके एक दिन बाद, यानी अगर आफ्टर नून चार्ज संभाला है तो दूसरे साहब जो हैं वो बिफोर नून अपने जो इलाका होगा या जो अपना ओहदा होगा वो जाकर संभालेंगे। तो फिर तो वो सारी गड़बड़ होगी, वो तो नोटिफिकेशन सारे दोबारा करने पड़ेंगे उनको, नज़रसानी शुदा नोटिफिकेशन कह लें। अब देखें वो उसको कैसे संभालते हैं, नोटिफिकेशन दोबारा होता है या उसी को वो कहते हैं को अंडरस्टैंडिंग के साथ भी मामला हो जाते हैं कि जनाब चार छोड़ने चलाने में बाहमी अंडरस्टैंडिंग का भी कोई उनमें आपस में ऐसा होता है। वो हमने बार बार जिक्र किया था रूल्स ऑफ बिज़नेस का,
तरमीमी 1973 के जो हैं, जो 2020 में अक्टूबर में जिनमें तरमीम की गई थी, और उसमें हमने कहा था कि अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग का एक फ़र्क है। वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं तरमीमी 1973 के, जिनमें अक्टूबर 2020 में तरमीम की गई थी, उनमें तो यह है कि ब्रिगेडियर के ऊपर की अपॉइंटमेंट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की अप्रूवल के साथ होंगी, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं अप्रूवल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म देंगे। और फिर एक जो और बात उनमें लिखी हुई है कि किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को, जो हम कहते हैं ना कि जनाब ये वायलेशन होगी कि फ़लाँ तारीख को अगर नहीं कोई चार्ज संभालता मुकर्ररा तारीख को, तो वो वायलेशन समझी जाएगी। आर्मी एक्ट के तहत मुझे एक रिटायर्ड आर्मी अफसर ने बताया कि वो जो नोटिफिकेशन होता है तकर्रर का, अपॉइंटमेंट का या पोस्टिंग का, अगर मुकर्ररा तारीख पर कोई साहब चार्ज नहीं संभालते तो वो मिसकंडक्ट समझा जाता है या वायलेशन समझी जाती है, कहते हैं कि ओबे नहीं किया उसने। तो लेकिन फिर यहाँ जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जो लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह को अगर डिसमिस करना हो या उसको कोई सज़ा देनी हो तो उसकी अप्रूवल जो है वो भी सदर से लेनी पड़ती है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। प्राइम मिनिस्टर कहेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर के बड़े इख्तियारात हैं, और वो हमने कहा था कि ये पोस्टिंग नहीं है, ये अपॉइंटमेंट है DGISI। और ये जो लेटर है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें भी अपॉइंटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। यहीं से एक छोटा सा ये नुक्ता है जिस पर रौला था, वो कहते थे पोस्टिंग है, शायद ये पोस्टिंग नहीं है, ये अपॉइंटमेंट है, ये एक तकर्रर है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कहते हैं मेरा इख्तियार है, और रूल्स ऑफ बिजनेस भी यही कहते हैं। एक तरह से तो उन्होंने जो सिविल सुपरमेसी है उसका, लेकिन इसकी मिसाल माजी में इस तरह का जो है ना, कहते हैं आपके, वो मैंने कहा ना कि जो पहले तकर्रर और पोस्टिंग्स और तबादले नोटिफिकेशन वो सारे तहस नहस कर दिए इन्होंने। वो डिसिप्लिन जो था फौज का वो आगे पीछे गड़बड़ कर दिए इन्होंने। और ये जो इतलात ऐसी हैं कि जब ये सऊदी अरब में थे और करके नहीं गए थे, तो रावलपिंडी में बड़े तफजात थे इस हवाले से कि जनाब ये हो क्या रहा है। वो पूरे जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसका फैसला है, जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो सबोताज कर रहे हैं। और फिर आज में भी ये हुआ हो कि उन्हें दोबारा जो मुलाकात हुई है तफजा से आगाह किया गया हो कि जनाब कल शायद 27 तारीख कहा जा रहा था कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की जो चार्ज संभालने संभूलने की थी, जो नोटिफिकेशन होते हैं इनके, वो यानी कल 27 को वो शायद आखिरी दिन था या क्या था। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो किया है वो तो उन्होंने सारा कुछ आगे पीछे कर दिया। अब होता यह है कि जो मुख्तदर जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो हुकूमतों की आड़ पछाड़ में जिस तरह काम करते हैं, जनाब पहले एक को निकाल दिया, दूसरे को साथ लगा लिया, फिर दूसरे को निकाल दिया, फिर पहले को साथ लगा दिया। अब इन्होंने जनाब जिसको साथ लगाना चाहिए था, यानी ये सेकंड ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन मतबादल जो जोम है इमरान खान को, किनके बोलते हैं उनको, मेरे तो अलावा है कि उन्होंने इस हद तक उनको दूर कर लिया हुआ है। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी वाले भी जो हैं वो भी कोई 100% विन पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते, वो भी अपनी गेम पे होते हैं। लै दे के इनके पास छोटी मोटी जमातें रह जाती हैं। और खान साहब जो हैं वो अब समझ रहे हैं कि जनाब उन्होंने ये जो मार्का है ये सर कर लिया है और सिविल सुपरमेसी जो है वो उन्होंने कायम कर दी है। लेकिन बात यहाँ अब रुकनी नहीं है, बात आगे चलती जाएगी। आफ्टर शॉक्स आएंगे। और जैसे बलूचिस्तान में जो प्लान हुआ, जो एक कह लें आप ट्रेलर, उस टाइप ट्रेलर वफाक में भी चल सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो सरदस्त तो यही इतलात हैं कि वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं इस तरह तो हम इनके आलाकार बन जाएंगे। और वो जो मुलाकातें मुलाकातें की बातें हो रही थी कल की, और पिछले भी लाग में मैंने जिक्र किया था, किसी न्यूज़ चैनल ने ये कहा है कि जनाब कोई अहम शख्सियत पता नहीं 2 माह में 5 मरतबा मिली हो। मैंने कहा था यार नाम तब बता दें फिर उसका।
और मैंने कन्फर्म किया कोई ऐसी मुलाकात हुई नहीं है नवाज शरीफ से, उनका प्लान वही है। और फिर 20 तारीख तक 19 तारीख तक फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वो काम करेंगे उसके तौर पे DGISI के तौर पे, अगर के तबादले के बाद उसके वो ग्रुप आप कह लें आप ओहदे का नहीं रहता सबऑर्डिनेट पर। और वैसे भी उनके सबऑर्डिनेट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो उनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ तैनात किए गए, फिर भी वो कुछ ना कुछ जो भी है इमरान खान के ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म उनके PM जो हैं वो बास हैं, तो उनकी मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक जो अब वो मरियम जो हैं उनका केस भी लगा हुआ है फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़। अपने वो पता ही होगा आपको, वो एक दरख्वास्त है उनकी, वो कहते हैं जनाब ये अदलिया पर असरअंदाज होते रहे हमारे केस में। वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का जो बयान अल्फी है। बहरहाल ये जो खान साहब हैं इन्होंने उनको फैज़ हमीद साहब को जो यार जब बंदा थोड़ा सा हो जाए ना उस पर उंगलियां उठने लग जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका जिक्र बार बार ना हो, लेकिन खान साहब ने ऐसा काम डाला है कि 20 तक जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये सितारों की चालें हैं, चांद का चक्कर है, सूरज ग्रहण का चक्कर है या क्या है। वैसे तो दिसंबर में सूरज ग्रहण भी लगना है, वो भी पाकिस्तान में नज़र नहीं आना, तो ये चक्कर क्या है उस वक्त तक फैज़ हमीद साहब का और ये जो पोस्टिंग है अपॉइंटमेंट है नए DGI इसका जिक्र होता रहना है बार बार। और फिर नए DGISI जो हैं वो कोई बहुत खुशदिली के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब को obey नहीं करेंगे, ये इंसानी नफ्सियात है। और फिर वो जो तमाम फ़ौज का मुतफ़िका फ़ैसला था जिसे खान साहब ने खुद कहा है किसी जगह सऊदी अरब में कि यार वो सारे इकट्ठे होकर एक फ़ैसला करी बैठे ने, तो बहरहाल चलो उन्होंने फेस सेविंग लिए कर देने हैं, लेकिन आइंदा जोड़ा ना मेरे तो पूछे बगैर उन्होंने समझाओ कि इंज नहीं होना, मेरे तो पूछा करना। वो बन गए हैं अब वज़ीर-ए-आज़म और रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जिनका जिक्र मैंने किया है, पिछले व्लॉग्स में भी मैंने किया था जिक्र उनका, उसके तहत ज़मीनी की गुतबाई यही है कि वो वज़ीर-ए-आज़म है और वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। लेकिन वो आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने केस था उसमें ज़मीनी हकीकत के हवाले से जो बात की है वो भी ज़मीनी हकीकत ही है। उन्होंने कहा है कि जनाब कि वो कोई औरत की कोई जायदाद का वरासत में कानून की बात थी। उन्होंने कहा जनाब कोई जिरगा या अदालत शरई वरासती जायदाद की तकसीम के कानून को तब्दील नहीं कर सकती, इस तरह की ऑब्जर्वेशन थी। तो वकील ने कहा जनाब इलाक़ाई ज़मीनी हक़ाइक़ भी तो आप देखें ना सर। उन्होंने कहा जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो औरत को इंसान ही नहीं समझा जाता, और ज़मीनी हक़ाइक़ देखते देखते फ़ौजी आमरों ने मुल्क में माशाल्लाह, ये दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ देखते देखते फ़ौजी आमरों ने मुल्क में मार्शल्ला लगा दिए और जजों से जबरी दस्तखत करवाए। फिर कहा जाता है हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। भाई ये ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में जो मैंने अर्ज़ किया है कि जो ज़मीनी हकीकत है, और फिर ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में जो काजी साहब ने फरमाया है, इन सारी चीज़ों को जमा तफरीक कर लें। वैसे वो माशाल्लाह मुर्शाल्लाह वाली बात जो है वो डरावा शराबाई शायद उनकी तरफ से कि जनाब आखिरी ऑप्शन के तौर पे हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, वो ऑप्शन तो हमें जहाँ उनके पास होती है। लेकिन सरदस्त ऐसे हालात नहीं हैं, ना इक़्तिसादी ना इलाक़ाई और ना ही वो कह लें आप सियासी, तो क्योंकि वो तमाम सियासतदान जो है वो तो इधर उधर कई वैसे है सीवियाँ लैके फिर रहे ने कि सानू भर्ती कर लो, उन्होंने कहा नहीं पाते जिहड़े भर्ती होने के काबिल आ वो उन्होंने लिफ्ट नहीं करवा रहे। तो ये सारा मामला है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।